प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, 12 में बायोलॉजी में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो मानव स्वास्थ्य तथा तो रोग, इस नाम से लेसन पढ़ रहे हैं। और इसके हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने के बाद कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन कवर किए हैं। और एक मार्क्स में जो परीक्षा के अंदर आते हैं बोर्ड की परीक्षा में, वो हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस वो कवर किए हैं। और अब हम इसके 2-2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न कवर करने जा रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भक्षण का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा इसके उपयोग लिखिए अथवा टिप्पणी लिखिए। भक्षी कोशिका श्वेत रुधिराणुओं में पादपों द्वारा भ्रमण करने की क्षमता पाई जाती है। जो रुधिर में WBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। आपको जब रुधिर पढ़ा था, ब्लड के विषय में पढ़ा था, तो तब हमने ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, सारी जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो बताई थी। तो इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, उनमें पादपों द्वारा भ्रमण करने की क्षमता पाई जाती है। ये रुधिर के बहाव की उल्टी दिशा में भी भ्रमण कर सकती हैं। यही नहीं, ये महीन कोशिकाओं की दीवार के छिद्रों से निकलकर ऊतक द्रव्य में भी जाती रहती हैं। ऊतकों में जाकर अधिकांश श्वेत रुधिराणु जीवाणुओं, विषाणुओं, विष पदार्थों, टूटी फूटी कोशिकाओं तथा अन्य अनुपयोगी निर्जीव कणों का अपने पादपों द्वारा अंतर्ग्रहण करते रहते हैं। यानी ये भक्षण करती रहती हैं। जो कोई आपके शरीर में किसी भी प्रकार का जहरीला पदार्थ हो या फिर कोई इस प्रकार का वायरस हो, और यानी जिसकी ये मजबूत होती हैं, जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं, उसकी रोग रोधी क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। इस प्रक्रिया को कोशिका भक्षण तथा श्वेत रुधिराणुओं को भक्षी कोशिका कहते हैं। जो श्वेत रुधिराणु हैं, जो रुधिर के श्वेत अणु हैं या श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं, उनको भक्षी कोशिका कहते हैं। इस प्रक्रिया का प्रमुख उपयोग यह है कि इसके द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित अनुपयोगी तत्वों का निराकरण होता रहता है। शरीर में उपस्थित जो बेकार के तत्व हैं, नुकसानदायी हैं, वो समाप्त होते रहते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं ध्यान से। इंटरफेरोन्स क्या है? प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इनका महत्व या कार्य समझाइए अथवा इंटरफेरोन्स पर टिप्पणी लिखिए अथवा इंटरफेरोन के विषय में आप क्या जानते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इसका पता लगाया। इसकी रासायनिक प्रकृति एवं शारीरिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में महत्व भी बताइए। अथवा इंटरफेरोन क्या है, इनका कार्य लिखिए अथवा इंटरफेरोन की परिभाषा एवं कार्य लिखिए। जो भी घुमा फिरा कर किसी तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आपको आंसर देना है। इंटरफेरोन्स कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, उनसे संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं, उनसे स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होता है, जो इन कोशिकाओं को वायरसों से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। ताकि वायरस इन पर बार बार अटैक करते हैं तो उससे कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। इंटरफेरोन का उपयोग वायरस संक्रमण के लिए रोग निवारक तथा निरोधक औषधियों के रूप में किया जाता है। यानी जो इंटरफेरोन है, उसका जो प्रयोग है, वायरस जो अटैक करता है कोशिकाओं पर, उसके संक्रमण या रोग के निवारण के लिए तथा निरोधक औषधियों के रूप में, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को, कैपेसिटी को बढ़ाने की औषधियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है इस पदार्थ का। आइजैक्स तथा लिंडनमैन ने सन 1957 में इस प्रकार की प्रोटीन का पता लगाया, और चूँकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है, इसलिए इसको इंटरफेरोन कहा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि इंटरफेरोन्स विषाणु केंद्रकीय अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करता है, किंतु यह किसी प्रकार भी कोशिका के उपापचय, इधर देखते हैं, किसी प्रकार से भी कोशिका के उपापचय मेटाबॉलिज्म में कोई विघ्न नहीं डालता।
यह भी निश्चित हो चुका है कि इंटरफेरोन्स कोशिका के बाहर उपस्थित विरियंस आदि को किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं करते हैं, न ही संक्रमण रोकने में किसी प्रकार सक्षम हैं। ये कोशिका के अंदर ही क्रिया करते हैं, अर्थात केवल अंतःकोशिकीय क्रिया ही करते हैं। अंतःकोशिकीय के कारण इंटरसेलुलर, इसीलिए इनको इंटरफेरोन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी से है, आइए देखते हैं। पर सामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है? एक परसामान्य कोशिका में कोशिका वृद्धि व कोशिका विभेदन अत्यंत नियंत्रित व नियमित होते हैं। तो परसामान्य कोशिका में संस्पर्श संदमन नामक गुण होता है, जिसके द्वारा अन्य कोशिकाओं में इसका स्पर्श अनियंत्रित वृद्धि का संदमन करता है। इसके विपरीत कैंसर कोशिका में यह गुण समाप्त हो जाता है, अतः इन कोशिकाओं में वृद्धि व विभेदन अनियंत्रित हो जाते हैं। या तो बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है कैंसर कोशिकाओं की, या वृद्धि होना बंद हो जाती है, या बहुत अधिक वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप कैंसर कोशिकाएं निरंतर वृद्धि करके कोशिकाओं में एक पिंड रसोली बना देती है, यानी वहीं का सारा ब्लड वहीं इकट्ठा हो जाता है और वो कोशिकाएं एक पिंड या रसोली का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटास्टेसिस का क्या मतलब है, व्याख्या कीजिए। नंबर 1, मेटास्टेसिस में कैंसर कोशिकाओं के अन्य ऊतकों व अंगों में स्थानांतरण से कैंसर फैलता है। परिणाम स्वरूप द्वितीयक ट्यूमर का निर्माण होता है, यानी दूसरे द्वितीयक अवस्था ट्यूमर की उसका कैंसर का निर्माण होता है। नंबर 2, यह प्राथमिक ट्यूमर की अतिवृद्धि के परिणाम स्वरूप फैलता है। जब जो प्रथम ट्यूमर होता है, प्रथम कैंसर होता है, उसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। नंबर 3, अतिवृद्धि करने वाली ट्यूमर कोशिकाएं रक्त वाहिनियों में से गुजरती हैं या सीधे द्वितीयक बनाती हैं। दूसरे उपयुक्त ऊतक या अंग पर पहुंचने के बाद एक नया ट्यूमर मतलब कैंसर बनता है। यह बना ट्यूमर जो द्वितीयक बना सकते हैं घातक ट्यूमर कहलाता है। नंबर 6, वे कोशिकाएं जो ट्यूमर से फैलने के योग्य होती हैं घातक कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ तक का ये क्वेश्चन कवर हो गए, और अब 2 नंबर के जो लघु है वो हमने कवर कर दिए। नेक्स्ट पीरियड में आपके ये 3 नंबर के लघु स्टार्ट होंगे, तो ये आगे का कार्य नेक्स्ट पीरियड में होगा। थैंक यू।